हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीडिया। आई एम सार्थक, सीनियर फैकल्टी बीपीडिया। सो आज हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं विच इज वेरी मच रेलिवेंट फॉर आवर अपकमिंग एग्जाम ऑफ नाबार्ड ग्रेड ए 2024। हमने ईएसआई का जो पार्ट है अपना, ईएसआई जो टॉपिक है अपना नाबार्ड एग्जाम के लिए, उसके ऑलरेडी लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रखी है जहां पर हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ईएसआई के स्टैटिक पार्ट के उनको कवर कर रहे हैं एंड द रिमेनिंग पार्ट्स एज वेल। जो भी आपके अलग टॉपिक्स लाइक ईएसआई के करंट अफेयर्स, एआरडी स्टैटिक, एआरडी करंट अफेयर्स इन जनरल, क्वांट, रीजनिंग, एनीथिंग, इंग्लिश, एवरीथिंग, मतलब आपके एग्जाम से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं हम सबको कवर कर रहे हैं। ऑल वी वांट इज जस्ट यू टू फॉलो अबीपीडिया। अबीपीडिया को फॉलो कीजिए और आपके जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं एग्जाम से रिलेटेड, जितने भी इंपॉर्टेंट आपके पढ़ाई सब्जेक्ट्स हैं वो सब कुछ कवर हो जाएगा, राइट। एज फार एज दिस टॉपिक इज कंसर्न, आज का लेक्चर जो है ये ईएसआई का जो स्टैटिक पार्ट है उसको स्टार्ट कर रखा है हमने। एक लेक्चर ऑलरेडी इसके अंदर हो चुका है, एक इनफैक्ट एक टॉपिक पूरा हो चुका है। आप पहले उसको कवर कीजिए, उसके बाद इस पर मूव ऑन करना, राइट, सो दैट एक सीक्वेंस बनी रहे आपकी। क्लियर है? सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना टॉपिक अनएम्प्लॉयमेंट। आज अनएम्प्लॉयमेंट को डील करेंगे कि व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट, थोड़ा सा समझ में आना चाहिए कि क्या होता है, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन देखे जा सकते हैं डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली। डेफिनेटली ये वाला जो टॉपिक है आपकी एग्जाम के अंदर हेल्प करेगा, राइट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। ओके, सो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए कि भाई व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट? क्या काम ना मिलना, जनरली जिसको समझा जाता है अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी को समझते हैं हम, तो क्या काम का ना मिलना ही आपका अनएम्प्लॉयमेंट होता है? सो आंसर है इसका नो, राइट। आंसर है इसका नो। अनएम्प्लॉयमेंट इज बेसिकली इफ यू आर कैपेबल प्लस विलिंग टू वर्क। अगर आप कैपेबल है, काम करने की क्षमता रखते हैं और विलिंग है, इच्छुक है कि आप काम करना चाहते हैं, राइट, ये दोनों चीजें अगर सेटिस्फाई हो रही हो और तब आपको काम ना मिल रहा हो एंड यू आर नॉट एबल टू गेट वर्क, एंड यू आर नॉट एबल टू गेट वर्क, या फिर नॉट एबल टू गेट एम्प्लॉयड, आई वुड से, इन दैट सिचुएशन, इस सिचुएशन को बोला जाता है क्या? अनएम्प्लॉयमेंट, राइट। कि आप विलिंग भी होने चाहिए और कैपेबल भी होने चाहिए, तब अगर आपको काम ना मिले उसको बोलेंगे क्या? अनएम्प्लॉयमेंट। बेसिकली आप लेबर फोर्स के, राइट, लेबर फोर्स के पार्ट होने चाहिए। अब वो क्या होता है वो आगे लेक्चर के अंदर जब कैलकुलेट करनी है अनएम्प्लॉयमेंट किस टाइप से कैलकुलेट होती है तब उसको समझेंगे। बट अभी के लिए सिंपली इतना समझिए कि भाई आप कैपेबल भी हो और विलिंग भी हो, राइट। फॉर एग्जाम्पल अभी अगर मैं आपका ही केस लूं, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो जॉब्स के साथ पढ़ रहे होंगे, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जो कि जॉब अभी नहीं कंटिन्यू कर रहे एंड दे आर फुल टाइम प्रिपेयरिंग, जो फुल टाइम प्रिपरेशन मोड के अंदर है, मतलब अब पूरा टाइम हम डेडिकेट कर रहे हैं किसको? अपनी प्रिपरेशन को। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो होंगे जो कि अपनी इच्छा से, दे अपनी विल पावर से, अपनी मर्जी से अब जॉब को नहीं ज्वाइन कर रहे, दे आर नॉट गेटिंग एम्प्लॉयड, वो वर्क काम नहीं कर रहे और प्रिपरेशन कर रहे हैं, इस टाइप के बंदे को क्या कहेंगे? अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे? नो, इट इज नॉट अनएम्प्लॉयमेंट बेसिकली, राइट। वो एक डिफरेंट काइंड ऑफ मतलब आपको समझ सकते हो। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि आप कैपेबल भी होने चाहिए, विलिंग भी होने चाहिए, तब आप क्या कहलाओगे? अनएम्प्लॉयड। और अगर आपको वर्क नहीं मिल रहा तो, राइट। सो लेट्स सी, unemployment is a situation when unemployment is a situation when a capable and willing person to do job or workforce does not get work, right. Capable and willing person who can do a job or who can say workforce is not able to get work, that is called as what? Unemployment, right. Okay, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। आपको आई थिंक अनएम्प्लॉयमेंट जरूर क्लियर हो गया होगा, राइट। बाय द वे इंडिया के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं है, मतलब आई मीन अनएम्प्लॉयमेंट का रेट थोड़ा ज्यादा ही है। दैट इज द रीजन गवर्नमेंट इतनी सारी स्कीम्स लेके आ रही है, सो दैट टू काउंटर दिस प्रॉब्लम। उसके बाद स्किल डेवलपमेंट की बात होती है, जब स्किल डेवलपमेंट के लिए बहुत सारी सिचुएशन स्कीम्स चल रही हैं,
राइट आपकी जॉब्स के लिए, इनफैक्ट ओवरऑल जब डेवलपमेंट भी होती है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होती है एक सेक्टर की, तो उसके साथ साथ एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होती है। ये सारी की सारी जो स्कीम्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, वो काफी ज्यादा रिलेटेड है आपकी किससे, अनएम्प्लॉयमेंट से। यस और नो, मतलब एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट डिक्रीज होगा, और ऑब्वियसली अनएम्प्लॉयमेंट रेट डिक्रीज ही होना चाहिए, दैट इज फॉर द बेटरमेंट ऑफ द नेशन, राइट। ओके, सो अब आते हैं टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पे, विच इज द नेक्स्ट टॉपिक। तो सबसे पहले जो बात टॉपिक इसमें आता है टाइप, वो है साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, राइट। साइक्लिकल को समझने के लिए ना, सी इस लेक्चर के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट के जो टाइप्स की बात भी होंगी, मैं आपको ऐसी आपको कुछ ऐसी आपके हिंट दे होंगे, या फिर निमोनिक कह सकते हैं, या तरीके बता सकता हूं, सो दैट आपको हमेशा याद रहेगा ये। इस लेक्चर के बाद आपको अनएम्प्लॉयमेंट को समझने में कभी दिक्कत नहीं आएगी। तो उसके लिए आपको लेक्चर पूरा एंड तक देखना है, राइट। अब पहले अगर बात करूं लाइक साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, इसको आप सिर्फ नेम से ही जान सकते हैं। साइकिल कैसे चलती है, ऐसे पैडल मार के चलती है, राइट, ऊपर नीचे। तो सेम वे साइक्लिकल एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है कि बिजनेस साइकिल के ऊपर डिपेंड करती है। अब बिजनेस साइकिल कैसे चलती है, ऊपर नीचे, कभी मंदा, कभी आपका अच्छे से काम चल रहा होता है, तेजी चल रही होती है, कभी मंदा कभी तेजी, मतलब कभी रिसेशन कभी ग्रोथ, राइट। तो एक टाइम पे रिसेशन आएगा, जब रिसेशन आएगा तो क्या आएगी, अनएम्प्लॉयमेंट। फिर जब बूम आता है, इकोनॉमिक सेक्टर ऊपर जाता है, तो उसके बाद प्रोडक्शन अब पूरी फुल लेवल पे होती है, तो जॉब्स बढ़ती हैं, राइट। तो यहां पर कहने का मतलब क्या है कि साइक्लिकल एम्प्लॉयमेंट होगी कि एक आपकी जब बिजनेस अच्छा चल रहा हो, बिजनेस साइकिल अच्छा चल रही हो, बूम का पीरियड हो, तब आपकी जॉब्स रहेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम रहेगा, और जब रिसेशन का टाइम हो तब आपकी क्या होगी, अनएम्प्लॉयमेंट रेट हाई रहेगा। तो ये बिजनेस साइकिल पे डिपेंड करता है। तो इस टाइप की जो अनएम्प्लॉयमेंट को क्या बोलते हैं हम, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। सी इट इज कॉज ड्यू टू बिजनेस साइकिल। दिस काइंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अकर्स व्हेन ऑल दोज हु वांट टू वर्क कैन नॉट बी एम्प्लॉयड बिकॉज देयर इज नॉट इनफ डिमांड इन द मार्केट फॉर देयर वर्क। जब रिसेशन होता है, बेसिकली रिसेशन के टाइम क्या हो जाएगा, डिमांड बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाती है ना, right? It is called as cyclical employment because it varies with the trade cycle. For example, when economy is doing well, there would be greater demand for the goods, pressure on the forces of production, and therefore greater demand for the working hands. But exactly the opposite is true for the years when the economy slows down, right? आपको जो बता रहा हूं उससे याद रखिए, right? उतना इनफ है, and I hope आपको ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि कैसे भी पूछ सकते हैं, आपको टॉप लॉजिक समझ में आना चाहिए। लाइक फॉर एग्जांपल में आपके जो एग्जाम में क्वेश्चंस किस हिसाब से आते हैं, वो कुछ सिनारियोज दे देंगे, पूछ लेंगे कि ये कौन से टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट है। अगर आपको अनएम्प्लॉयमेंट समझ में आ गई टाइप, तो डेफिनेटली उस क्वेश्चन को आप इजीली कर जाएंगे, बिकॉज ये वाले क्वेश्चन आपके इजियर साइड होते हैं, डुएबल क्वेश्चन होते हैं, राइट। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट की। फ्रिक्शनल एम्प्लॉयमेंट बेसिकली उनको कह सकते हो कि जब मैंने आपको स्टार्टिंग एग्जांपल दिया ना, मैं कह रहा था कि आप अनएम्प्लॉयड नहीं हो, ये उनके लिए बेसिकली ये एक टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। आप उस वे में भी कह सकते हो कि जो बच्चे, मान लो इसका पहला एग्जांपल समझते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट का, कि आप अभी कंपनी में कोई बंदा जॉब कर रहा है, तो वो जब दूसरी कंपनी के लिए अपनी जॉब को बेटर करने के लिए एक अच्छी जॉब ढूंढने की सर्च में जाता है, तो उसके लिए जब वो पहली जॉब छोड़ के अगर दूसरी जॉब की सर्च में लगा हुआ है, और जैसे इसको दूसरी जॉब मिलती है तो वो दोबारा से एम्प्लॉयड हो जाएगा। तो जो बीच का जो टाइम होगा, फॉर दैट पीरियड ही इज अनएम्प्लॉयड, इसको बोलेंगे क्या, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, इस टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट को, राइट। दिस काइंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अकर्स व्हेन अ पर्सन लीव्स और लूजेस हिज जॉब्स एंड स्टार्ट लुकिंग फॉर अनदर वन। बेसिकली अनएम्प्लॉयड नहीं है एक तरीके से, तभी फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट को बेसिकली आप अनएम्प्लॉयमेंट नहीं कहना चाहिए कायदे से, बिकॉज वो एक बेटरमेंट, अच्छी जगह में एम्प्लॉय होने के लिए कर रहा है और अपनी मर्जी से ही एक तरीके से छोड़ रहा है, या मर्जी से भी नहीं कहेंगे, उस केस में ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है जबकि बंदा अपनी मर्जी से नहीं छोड़ रहा, उसको किसी रीजन से छोड़नी पड़ जाए और दूसरी जॉब पकड़नी पड़ जाए, उस टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट को क्या हो गया, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। दैट्स इट, राइट। दिस सर्च फॉर अ जॉब में टेक अ कंसीडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम रिजल्टिंग इन फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। कई बार अगर ज्यादा लंबा टाइम हो जाता है ना, तो इसलिए उस टाइम को अनएम्प्लॉयमेंट कह देते हैं, उस टाइम को फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कह देते हैं। Frictional unemployment tends to be on the high when an economy is not doing so well and low otherwise, because during good times it will be easier for people to find jobs that match their skills and requirements easily. This kind of unemployment may also be high in an economy if people change jobs frequently due to high level of dissatisfaction with the working conditions in the economy, right? ये क्या बोल रहा है, मान लो अगर लोगों को वर्किंग एनवायरनमेंट से प्रॉब्लम है कि वर्किंग एनवायरनमेंट भी अच्छा नहीं है,
तो उस केस में भी बहुत सारी जॉब अंदर छोड़ के दूसरी जॉब की सर्च में लग जाता है, तो ऐसे केस में फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या बढ़ जाएगी आपकी, राइट। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं किस पे, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट पे। ये बहुत सिंपल है, ये नेम से समझ में आएगा आपको। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, जब कहते हैं ना कि सीजन, यहाँ वर्ड क्या है, सीजन। ये कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं कि जो कि सीजन पे डिपेंड करते हैं। कुछ लाइक फॉर एग्जांपल आपका आइसक्रीम्स है। आइसक्रीम्स नो डाउट आपकी जो आपकी समर सीजन होगा उसमें ज्यादा सेल होंगी, विंटर में कंपैरेटिवली आइसक्रीम बिजनेस विल गो डाउन, राइट। इस टाइप से और बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस होते हैं। लाइक आपका एसी मेकिंग है, एसी का बनाने फैक्ट्री है, एसी का जो मेकिंग का काम होगा वो आपका ऑब्वियसली समर में ज्यादा चलेगा। तो इस टाइप के बहुत सारे बिजनेस ऐसे हैं जो कि सीजन पे डिपेंड करते हैं। तो जब सीजन की बात है तब तो जॉब है उनके, लेकिन जैसे सीजन चला जाएगा तो उस टाइम पे प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाती है और क्या हो जाएगी आपकी अनएम्प्लॉयमेंट राइज हो जाती है। इस टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट को क्या कहा जाता है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, राइट, विच डिपेंड्स अपॉन द सीजन। और या फिर आप कुछ सर्टेन पार्ट्स ऑफ द ईयर के अंदर ही आप एम्प्लॉयड रहोगे, इस केस में उसको बोलोगे आप क्या, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। दिस काइंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज एक्सपेक्टेड टू अकर एट सर्टेन पार्ट्स ऑफ द year, right? For example, the jobs at a hill station may experience seasonal unemployment during the winter months because less people will visit these areas during the time, right? अब winter season में जब high hill areas है जहाँ पर स्नो आ जाती है बेसिकली, तो विंटर रीजन टाइम पे बहुत ही हाई विंटर्स हो, हाई स्नोफॉल, उस टाइम पे बहुत ही कम ट्रैफिक होगा, वहां पर बहुत ही कम लोग विजिट कर रहे होंगे। तो उस टाइम पे क्या होगा, बेसिकली आपकी एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज हो जाएगी, राइट, और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, लोगों को बस काम कम मिलेगा वहां पर, जो वहां पर डिपेंड है उसके ऊपर, टूरिज्म के ऊपर डिपेंड है, जिनकी लाइफ उसी पे चल रही है, उस टाइम पे उनका काम कम हो जाएगा ऑब्वियसली, राइट। और इस टाइप को क्या बोलेंगे, आपकी सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। अनदर केस कुड बी द सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर डिपेंडिंग अपॉन द सक्सेस ऑफ मॉनसून, राइट। एग्रीकल्चर के अंदर भी सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट आज देखी जा सकती है, डेफिनेटली देखी जा सकती है। Failure of monsoon may result in widespread unemployment in the agricultural sector of the economy. Yes, अगर मानसून सही ना पड़े तो बहुत दिक्कत होती है एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, एंड आई होप यू नो दैट, राइट। अगर नहीं जानते तो स्टे कनेक्टेड विद विकिपीडिया, ये सारी चीजें आप जान जाओगे, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, राइट। फिर आपका ESI हो, ARD हो, राइट, एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू नाबार्ड इज कवर्ड बाय विकिपीडिया। हमारे फ्री लेक्चर्स आपके सामने यूट्यूब पे आते रहते हैं। इसके अलावा भी है मल्टीपल अबंडेंट कोर्सेज एज वेल फॉर यू, मॉड्यूल कोर्सेज हैं, फुल कोर्सेज हैं, टेस्ट सीरीज, एवरीथिंग। आपकी जो प्रिपरेशन है नाबार्ड की, उसको इजी करने के लिए विकिपीडिया हर टाइम लगा रहता है आपके लिए। तभी ऐसे इनिशिएटिव भी लेके आते रहते हैं, सो दैट आपको हेल्प रहे कि आपकी जो प्रिपरेशन की जर्नी है वो किसी भी तरीके से इजी हो सके, इफेक्टिव हो सके। तो जितना आप टाइम एंड एफर्ट लगा रहे हैं उसका कुछ रिजल्ट जरूर निकले, इसी के लिए हमारा हर टाइम हमारा एफर्ट चलता रहता है विकिपीडिया। इसलिए ऐसे इनिशिएटिव आपके लिए लेके हम आते रहते हैं, और ये हमारे फ्री लेक्चर सीरीज इसीलिए आपके सामने लेके आते रहते हैं, सो दैट आपको चीजें आपकी कवर होती रहे बहुत एफिशिएंट मैनर में और अच्छे तरीके से। ओके, सो नेक्स्ट, गेटिंग लेड ऑफ ड्यू टू अ रिसेशन इज द क्लासिक केस ऑफ साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। दिस इज व्हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज ओके। ये साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट का था, गलती से यहां पर आया हुआ है, वो रिसेशन वाली चीज है, तो इग्नोर दैट। ओके, राइट। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट विच इज स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, राइट। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट ये है बेसिकली, यहां पर जो वर्ड देख रहे हो स्ट्रक्चरल, ये स्ट्रक्चर वर्ड से आया है। अब यहां पर स्ट्रक्चर वर्ड किस चीज का स्ट्रक्चर, ये आपकी जो इकोनॉमी इंडस्ट्री का जो स्ट्रक्चर है बेसिकली वो ही अगर चेंज हो जाए, कि मान लो अब लाइक इंडिया के अगर मैं एग्जांपल लूं, इंडिया के अंदर भी ऑल नो सर्विसेज सबसे ज्यादा हमारे यहाँ पे डिपेंड है, हम सर्विसेज सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। हम जो 3 सेक्टर है, प्राइमरी, आपकी सेकेंडरी और टर्शरी, हम टर्शरी में सबसे ज्यादा, मतलब सर्विसेज सेक्टर में सबसे ज्यादा है। मैन्युफैक्चरिंग में हम काफी पीछे हैं, एग्रीकल्चर में भी कोई खास अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं हम, राइट। तो मान लो फ्यूचर के अंदर हमारा अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमारा ग्रो कर जाए, राइट, तो क्या हो जाएगा, बेसिकली पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाएगा इकोनॉमी का। तो उस केस में जो जॉब्स हैं आपकी वो मैन्युफैक्चरिंग में ज्यादा रहेंगी बजाय किसी और सेक्टर के। तो जो दूसरे सेक्टर है वहां पर क्या आएगी, अनएम्प्लॉयमेंट। इस केस को क्या बोलेंगे आप, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। जब पूरा का पूरा इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाए उसकी वजह से, राइट। ये एक एग्जाम्पल था आपके सामने कि कैसे स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी का स्ट्रक्चर कैसे चेंज हो सकता है। इसके अलावा बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं सेम सेक्टर के अंदर भी। अगर मान लो आपका टेक्नोलॉजी ड्रिवन ज्यादा चीजें हो जाए, राइट, एआई जैसे आ रहा है, एआई की जैसे बहुत सारी जॉब जाने के भी चांसेस बता रहे हैं, बहुत सारे ह्यूमन रिसोर्सेज कम यूज होंगे। तो इस टाइप का ये भी एक एग्जांपल किसका होगा, स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट का,
कि जब टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो गया, ह्यूमन आपके लेबर इंटेंसिव कम है, आप कैपिटल इंटेंसिव ज्यादा रहेगा, राइट? इस टाइप की चीजें, इसको क्या बोलोगे आप? स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, जब स्ट्रक्चर ऑफ द इंडस्ट्री इटसेल्फ चेंजेस, राइट? This kind of unemployment happens when the structure of an industry changes, right? For example, as the country is tending to move from use of bicycles to motorbike and cars, the demand for labor in the cycle industry has continuously fallen in the country, right? साइकिल्स की डिमांड, लाइक साइकिल्स की डिमांड कम हो जाए और मोटर बाइक्स और कार्स की डिमांड बढ़ जाए तो साइकिल इंडस्ट्री पे क्या होगा? डेफिनेटली इफेक्ट पड़ेगा, साइकिल इंडस्ट्री प्रोडक्शन कम हो जाएगी साइकिल्स की। लाइक कोविड के टाइम पे देखा भी गया था, साइकिल की कोविड के टाइम पे इनफैक्ट अपोजिट देखा गया था, साइकिल की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, लोग बहुत साइकिल्स पे निकल रहे थे, राइट? तो उस टाइम पे बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हुई साइकिल्स की, और दूसरी जो इंडस्ट्री थी हमारी ऑटोमोबाइल की, बाकी इंडस्ट्री थी, वो बहुत ज्यादा डिक्रीज हो गई थी इसमें प्रोडक्शन, राइट? ओके, it essentially occurs when the industry is unable to provide jobs for those who are seeking employment because there exists a mismatch of skills between the skills of the unemployed and the skills needed for the job. This is one of the classical example. जो थर्ड स्टेटमेंट है आपकी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट में, यहाँ से काफी क्वेश्चंस आते हैं, बट बहुत इजी भी एट द सेम टाइम। समझना कुछ भी नहीं है इसके अंदर, कि मान लो अब जो स्किल्स है, अब बंदे अब स्किल जो जॉब ढूंढ रहे हैं उनका जो स्किल सेट है वो मैच नहीं कर पा रहा जो इंडस्ट्री लेवल को। इंडस्ट्री के अंदर बहुत हाई स्किल्स चाहिए, लेकिन हमारा स्किल सेट अगर मैच ना करे तो उस केस में भी क्या आपको एक स्ट्रक्चरल डिफरेंस दिखेगा आपको, कि आप किसी चीज के और चीज के लिए वेल प्रिपेयर्ड और आगे कुछ और हाई लेवल की चीजें चाहिए। तो इस टाइप के मिसमैच को भी क्या बोलोगे आप? स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, राइट? तब भी आपको जॉब नहीं मिलेगी, तो उस केस को क्या बोलोगे आप? स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, राइट? Another case is changes in the technology and changes in the taste are two big reasons for the occurring of structural unemployment in the economy, right? मैंने बताया ना आपको, टेक्नोलॉजिकल चेंज आ जाए, टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो जाए अगर इकोनॉमी, उस केस में भी क्या आएगी आपकी? अनएम्प्लॉयमेंट आएगी, राइट? चेंज इन टेस्ट, पैलेट चेंज हो जाए, लोगों के खाने के टेस्ट चेंज हो जाए, राइट? वेज वेजिटेरियन से नॉन वेज हो जाए, या फिर नॉन वेज से वेजिटेरियन हो जाए, कोई भी एग्जाम्पल हो सकता है उस केस में, राइट? One of the reasons why 12th plan focuses on skill development, focused on skill development was to address the problem of structural unemployment in the country. 12th 5 year plan जो था अपना, ऑब्वियसली 2017 में जो कि एंड हो गया, वो स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट को बहुत ज्यादा मतलब रिड्यूस करने पे था, उसका फोकस इसी पे था कहीं ना कहीं, राइट? ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट विच इज डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, विच इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे भी इतने क्वेश्चन आते हैं, अगर अनएम्प्लॉयमेंट से क्वेश्चन आएगा तो डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत हाई रहते हैं, बहुत बार देखा भी गया इसके बारे में क्वेश्चन, राइट? ओके, जस्ट अ सेक। ओके, नाउ अब डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट में जो वर्ड आएगा आपका क्या? डिसगाइज्ड, राइट? यही बता रहा है क्या होता है डिसगाइज अनएम्प्लॉयड। डिसगाइज का मीनिंग क्या होता है बाय द वे? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसगाइज्ड? इसका हिंदी में मीनिंग होता है, या इंग्लिश में बोलते हैं इसको हिडन, और हिंदी में छुपा हुआ, राइट? जो कि विजिबल नहीं होता, दिखता नहीं है, कहीं ना कहीं छुपा होता है। तो ये वाली अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? बेसिकली लोगों को लगता है ये एम्प्लॉयड है, वो उनको काम मिला हुआ है, लेकिन एक्चुअल रियलिटी में वो अनएम्प्लॉयड होते हैं। इस टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट को क्या कहते हैं? डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। इसका क्लासिक एग्जांपल है आपका एग्रीकल्चर, इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा जिसकी प्रॉब्लम हमें फेस करने को मिलती है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की। अब होता क्या है कि एक फार्म है, राइट? एक मान लो एक फार्म है, इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसके अंदर रिक्वायर्ड है लेबर की, लेट्स से सिर्फ 5 लेबर की रिक्वायरमेंट है। लेकिन अगर उसी फील्ड के अंदर 5 लेबर जो है पूरी कैपेसिटी में जब काम करें तो वो जितना प्रोडक्शन कर सकते हैं उतनी ही प्रोडक्टिविटी फार्म से प्रोड्यूस हो सकती है। लेकिन हम वहां पर 5 की जगह 10 लेबर लगा दें अगर, तो क्या प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी? क्या ज्यादा प्रोडक्शन होगी? नो, उतनी ही प्रोडक्शन होगी तब भी। तो वो जो एक्स्ट्रा 5 हमने लेबर लगाए उनको कोई काम ही नहीं था, वो ऐसे ही लगा रखे थे। जो 5 प्रोड्यूस कर रहे थे वही 10 बंदे प्रोड्यूस कर रहे हैं। होना क्या चाहिए था? अगर 10 बंदे हम लगा रहे हैं तो प्रोडक्शन भी बढ़नी चाहिए थी, राइट? लेकिन जो एक्स्ट्रा 5 निकल के आए, उनकी वजह से कोई प्रोडक्शन नहीं बढ़ी, तो उनकी जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थी वो क्या रही? 0 रही, राइट? इस केस में क्या रहता है, हमेशा आपको समझने की क्या जरूरत है कि डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में हमेशा मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या होगी आपकी? मार्जिनल प्रोडक्टिविटी विल ऑलवेज टेंड आउट टू बी 0। प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन में डिफरेंस होता है। प्रोडक्शन होता है टोटल प्रोडक्शन, कितना प्रोड्यूस हुआ, कितने क्विंटल हुआ। प्रोडक्टिविटी मतलब कितनी एफिशिएंसी है, राइट? कि कितना एक बंदा कितना प्रोड्यूस कर पा रहा है, उसकी एफिशिएंसी टेस्ट होती है, कितनी कैपेबिलिटी है उसके अंदर,
वो चेक होती है हमेशा। तो यहां पर जो मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, इसको आप ऐसे समझो कि 5 बंदों ने अपनी फुल एफिशिएंसी पे काम किया तो इतनी प्रोडक्शन हुई, लेकिन एक्स्ट्रा 5 जब लेके आए तो उनकी तो कोई एफिशिएंसी निकल के नहीं प्रोडक्ट, तो इस वजह से क्या होगा, उनकी जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है वो जीरो रहेगी, बिकॉज जितना 5 ने करा उतना ही 10 ने करा, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तो इसलिए मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इज ऑलवेज कम आउट टू बी जीरो। ये ऐसा होता क्यों है बाय द वे, हमें पता नहीं होता कि 5 की जगह 10 क्यों लगाते हैं। ये जनरली होता है कि हमारे यहाँ पर क्या है कि स्मॉल फार्म लैंड है, बहुत ही मार्जिनल लैंड जो एरियाज है, स्मॉल लैंड होल्डिंग्स है फार्मर्स के पास, और उनकी पूरी की पूरी फैमिली जो है उसी के अंदर एम्प्लॉयड होती है, चाहे वो कितने ही बंदे हो, वो बाहर से ना हायर करके सारे बंदों को उसी में लगाए रखते हैं, जबकि वहां पे काम सिर्फ 2 फैमिली मेंबर भी कर सकते थे, लेकिन वहां 10-10 बंदे लगे होते हैं। ये रीजन है कि हमारे डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा हाई उस पर दिखी जाती है ड्यू टू स्मॉल लैंड होल्डिंग्स। अगर बड़ी लैंड होल्डिंग्स होंगी तो डेफिनेटली 10 ज्यादा बंदे होंगे, ज्यादा निकल के आएगी प्रोडक्शन, आपकी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होती है उस केस में। आई बात समझ में? आई होप ये चीज जरूर समझ में आई होगी। सो लेट्स सी व्हाट इज डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। Such type of unemployment is quite common in the agricultural sector of India, right? It occurs when people are employed in a job where their presence or absence does not make any difference to the output of the economy, right? Because of large families in the rural areas, several people work on farms, and at times the work of 2-3 people is done by 4 or 5 people, because otherwise it would result in unemployment. उनको बाहर कहीं काम नहीं मिलता तो यहीं पे लगा देते हैं उनको, right? But in reality there is nothing but a case of disguised unemployment. It refers to the situation of employing surplus laborers whose marginal productivity is zero, right? This was the very important point regarding disguised unemployment, and I hope आपको ये सब समझ में आया होगा, right? आगे का जो टॉपिक है अनएम्प्लॉयमेंट का, कैसे कैलकुलेट करा जाते हैं अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया के अंदर, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना ही था, right? And with this we have reached the end of our lecture as far as this topic is concerned. But just before that I have a very important announcement for you, which is okay. So now let me show you one thing, which is this. This is the frame of the Abipedia NABARD toppers. ये NABARD के इस साल का जो रिजल्ट आया अभी, उसमें टॉपर्स हैं Abipedia से। We have been able to secure more than 51 selections, right? इसके अलावा और भी selections थे, but इतने तो हमने कंफर्म्ड है हमारे यहाँ पर, और भी हैं बट दे आर नॉट एबल टू कंफर्म एज सच, राइट? सो अगर आप भी इस फ्रेम का पार्ट बनना चाहते हैं, बिकॉज मैंने आपको लास्ट ईयर बताया था कि आई एम डैम श्योर अबाउट दिस ईयर फ्रेम, एंड आई एम एक्चुअली डैम श्योर अबाउट नेक्स्ट ईयर फ्रेम एज वेल। नेक्स्ट ईयर भी हमारे यहाँ से डेफिनेटली आपको टॉपर्स मिलने जाने, बिकॉज आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट अबाउट द कंटेंट वी प्रोवाइड एंड द एफर्ट आवर फैकल्टी मेक्स इन। जितना एफर्ट वो लगाते हैं, इतना टाइम और एफर्ट लगा के वो कंटेंट आपके सामने प्रोवाइड किया जाता है, राइट? द कोर्स के लिए सब कुछ दिया जाता है, वो सब कुछ के लिए पूरा कॉन्फिडेंट हूं। दैट इज द रीजन आई कैन डेफिनेटली से फॉर द नेक्स्ट ईयर एज वेल। अभी जो एग्जाम होने वाला अपना 2024 के अंदर होगा, नेक्स्ट ईयर आई मीन दिस ईयर एंड इटसेल्फ। सो अगर आप भी इस फ्रेम का पार्ट बनना चाहते हैं, राइट, एंड इफ यू ऑल्सो वांट कि आपकी जो NABARD ग्रेड ए की जो प्रिपरेशन की जर्नी है वो ईजी हो जाए, इफेक्टिव हो जाए, सही डायरेक्शन में रहे, सो आई हैव अ वंडरफुल ऑप्शन फॉर यू विच इज दिस। Abipedia ने NABARD ग्रेड ए के लिए पूरा कंप्लीट कोर्स लॉन्च कर रखा है, जिसके अंदर फेज 1, फेज 2, इनफैक्ट इंटरव्यू भी सब कुछ कवर्ड है एक ही जगह पर, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू योर NABARD ग्रेड ए प्रिपरेशन इज देयर। फिर चाहे वो आपके नोट्स हो, आपके टेस्ट हो, वेब नोट्स हो, एवरीथिंग, टेस्ट सीरीज, डेली टेस्ट, मंथली टेस्ट, कंप्लीट मॉक टेस्ट, आपके सारे के सारे टॉपिक्स, ESI, ARD, GA, क्वांट, एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग, फेज 1, फेज 2, सारा कुछ कवर्ड है यहाँ पर। एंड विद दिस वी ऑल्सो प्रोवाइड फ्री मेंटरशिप टू यू, कंप्लीट मेंटरशिप मिलती है टू मेक श्योर कि आप अपने पाथ से भटके ना, सही डायरेक्शन में चलते रहें, कि आप जो टाइम एंड एफर्ट लगा रहे हैं उसका कुछ रिजल्ट जरूर निकले, और एक ऑफिसर बन के निकले, बिकॉज बहुत टाइम लगता है, बहुत एफर्ट लगता है, वी नो दैट थिंग, बहुत स्ट्रगल होती है, उन सबका कुछ ना कुछ रिजल्ट जरूर निकलना चाहिए, राइट? सो इस कोर्स का रजिस्ट्रेशन लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सपोर्ट नंबर ही प्रोवाइडेड है, उस पर कोई भी क्वेरी आप कॉल करके पूछ सकते हैं। एंड विद दिस वी हैव फाइनली रीच्ड द एंड ऑफ आवर वीडियो, एंड आई विश यू गुड लक फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स, एंड अंटिल आवर नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक यू।